हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं एल्कोहल फिनोल्स ईथर्स चैप्टर से एल्कोहल का थर्ड लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। आज जो है हम एल्कोहल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो पहले एल्कोहल कवर करेंगे, फिर जाके फिनॉल कवर करेंगे, फिर जाके एथर्स करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहला वाला जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। सारे एल्कोहल अप टू 11 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल सारे के सारे कलरलेस लिक्विड होते हैं। 11 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले एल्कोहल वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड, और C5 से C11 तक जो है वो ऑयली लिक्विड होते हैं और वो भी कलरलेस है वह। और द एल्कोहल विथ कार्बन नंबर ग्रेटर देन 11 दे आर ऑल्सो कलरलेस वैक्सी सॉलिड। और इनका जो एल्कोहल का ये तो कलर हो गया, इनका एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर होता है, स्मेल होता है। और विद अगर टेस्ट किया जाए तो ये बर्निंग टेस्ट, तो इसको हम टेस्टलेस नहीं बोल सकते या फिर ऑर्डरलेस नहीं बोलते, इनके पर्टिकुलर ऑर्डर हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा वाला जो है सॉल्युबिलिटी। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर सेम होगा, देन तुम बोल सकते हो सर बॉइलिंग पॉइंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसको अब रिलेट करेंगे हम आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में। अभी देखते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे दे दिया, सपोज अभी पढ़ चुके हैं हम एल्किन और दे दिया हेलो एल्केन, या फिर एल्काइल हैलाइड और एल्काइल एल्कोहल के बीच अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोलेगा। सपोज यहाँ पे मैं ले लूँ CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और ले लूँ मैं CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक ले लूँ मैं प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH। यानी ये तीनों क्लास सब कंपाउंड में, तीनों के तीनों कंपाउंड में 3 कार्बन है। अभी बोलेगा ये तीनों में से कंपेयर कीजिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट हम पहले देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, दो नॉन पोलर के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स। ये पोलर है और दो पोलर के बीच वैन डर वाल फोर्स होता है, लेकिन जो वैन डर वाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा स्ट्रॉन्गर वाला, जो कि डाइपोल वाला वैन डर वाल फोर्स है, और वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, क्योंकि दो एल्कोहल के बीच एल्कोहल मॉलिक्यूल अगर ये होगा ROH तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा कि नहीं? एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड रहने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, फिर आगे अगर हम देखेंगे, ये तो केस 1 हुआ। केस 2 में देखेंगे, केस 2 में अगर दे दिया जाए CH3OH CH3 CH2OH और दे दिया CH3 CH2 CH2OH, यानी तीनों ही कंपाउंड एल्कोहल फैमिली से है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये मिथेनॉल है, इथेनॉल है। तो पहले क्या चेक करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मिथेनॉल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो इथेनॉल के बीच भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो प्रोपेनॉल के बीच भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। अब मास देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, मास किसमें ज्यादा है? उसमें
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये P, ये Q, ये R है तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं P Q R, ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ये केस 2 था। फिर देखेंगे केस 3। केस 3 में अब देखेंगे ब्रांचिंग को लेके देखेंगे, आइसोमेरिक को लेके देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 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 OH, ये वाला कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 OH, ये वाला, और CH3 C CH3 CH3, एक N ब्यूटाइल एल्कोहल है, एक आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है और एक टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C। देखो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया घटेगा, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटेगा तो फोर्स एक्टिंग अलोंग सरफेस एरिया वुड आल्सो गेट्स डिक्रीजेस। अगर फोर्स एक्टिंग अलोंग सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी ज़्यादा ब्रांचिंग कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। यानी हम बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऑलवेज पोजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ब्रांच टू वन। तो ये तीनों के बीच अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट A, फिर B, फिर C। ये थर्ड केस हो गया। फिर देखते हैं फोर्थ केस। अब केस IV, फोर्थ केस में अभी देखेंगे तो नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, अगर हमें दे दिया मिथेनॉल दे दिया, ओके, या फिर यहां पे दे दिया CH3 CH2 OH, इथेनॉल दे दिया, फिर ग्लाइकॉल दे दिया, ग्लाइकॉल इथेन 1,2 डाइऑल, फिर क्या दे दिया, ग्लिसरॉल दे दिया CH2OH CHOH, या फिर बोल सकते हो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो यहाँ पे एक OH है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो जब जब OH बॉन्ड की संख्या बढ़ेगा तो the capability of forming hydrogen bond or the tendency of the OH group to form hydrogen bond would also gets increases। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे the magnitude of force would that must be higher, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये A, ये B और ये C तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो ये तो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड। ओके, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी, तीसरा कैटेगोरी सॉल्युबिलिटी। देखो एल्कोहल ROH, एल्कोहल रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली घुल जाएगा, लाइक डिजल्व्स लाइक ऑल। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलुइन एटसेट्रा। और वाटर में एल्कोहल कैन ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल होता है, बट स्मॉलर एल्कोहल। बट कौन से एल्कोहल, स्मॉलर एल्कोहल। अच्छा, स्मॉलर मतलब R ग्रुप जब स्मॉल होगा, एल्काइल ग्रुप स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि R ग्रुप का नेचर क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हिटिंग। तो R ग्रुप जब बढ़ते जाएगा तब उसका सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल का घटेगा। अगर यहाँ पे हम बनाएं ROH वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड alcohols are readily dissolved in water, but the number of R or the R group should be small so as to dissolve the alcohol in water। तो ये alcohol में अगर सपोज देखा जाए R जो है वो C1 से C1 to C4 होना चाहिए, C5 वाला पार्शियली सॉल्युबल होता है, पेंटेनॉल जो है। तो R का क्या है, R ग्रुप वाटर हेटिंग नेचर है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। तो इसमें अभी चेक करेंगे हम। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा हटके है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है, ब्रांचिंग से वो इन्वर्सली रिलेटेड है। लेकिन इसमें उसका उल्टा है, जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, R ग्रुप जितना बड़ा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा
मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो कार्बन संख्या ज़्यादा होगा, आर ग्रुप बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर हीटिंग के नेचर की वजह से कम होगा। यानी सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास से क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। वाह। और ब्रांचिंग, जितना ब्रांचिंग होगा सरफेस एरिया घटेगा, उसका डिजॉल्विंग नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो ये सरफेस एरिया नंबर ऑफ ब्रांचिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। वाह। तो केस 1 में अभी हम देखेंगे, पहले देखेंगे CH3OH, फिर देखेंगे CH3CH2OH, फिर देखेंगे CH3CH2CH2OH। ये A है, ये B है, ये C है। ये तीनों कंपाउंड्स में अगर हम कंपेयर किया जाए तो सॉल्युबिलिटी देखो, R ग्रुप चेक करो, R ग्रुप R ग्रुप R ग्रुप, यानी ये 1 से 4 कार्बन तक डिजल्व होता है वाटर में, 4 ऑनवर्ड्स, 5 में अगर देखा जाए तो वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, 6 ऑनवर्ड्स वो इनसॉल्युबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देख के पता चल रहा है ये 1 2 3, ये तीनों में से किसको ज़्यादा दिक्कत होगा डिजल्व होने में, वाटर हीटिंग नेचर की वजह से ये इसको ज़्यादा दिक्कत महसूस होगा। और ऊपर से अगर ये वाले रिलेशन भी अगर हम चेक कर लें तो सॉल्युबिलिटी जो है मोलर मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड, इसका मोलर मास ज़्यादा है तो इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा। यानी कि ए सबसे सॉल्युबल, देन बी, देन सी, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, इसका केस 2 अगर देखेंगे, केस 2 वही हम ले लेंगे क्या, CH3CH2 आइसोमेरिक एल्कोहल। आइसोमेरिक एल्कोहल में जो स्ट्रेट चेन वाला एल्कोहल है उसका क्या है, सरफेस एरिया हाई होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ओके। और जबकि ब्रांच वाला क्या था, याद करो, जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, जैसे हम ले लिए N ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। सपोज ये P, ये Q, ये R, जिसमें उसमें बॉइलिंग पॉइंट में था स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सरफेस एरिया ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसमें क्या होगा, ब्रांच चेन कंपाउंड, उसका सरफेस एरिया उतना घटेगा, सरफेस एरिया घटने से उसका डिजॉल्विंग वो वाटर के साथ उतना ही डिजॉल्विंग वो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रांचिंग हो जाएगा तो ब्रांचिंग से अगर स्ट्रेट चेन में रहेगा तो एल्काइल ग्रुप का ज़्यादा इफेक्ट लगेगा वाटर के साथ। और बीइंग ए वाटर हीटिंग नेचर, बीइंग ए वाटर हीटिंग ग्रुप, this or when the carbon will be present in a straight chain due to hydrophobic nature, they have less tendency to dissolve in water. बट जब ब्रांचिंग हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाते हैं, तो जो बड़ा वाला कार्बन का चेन था वो छोटा छोटा हो गया। तो जब छोटा हो जाएगा तो उसका जो डिजल्विंग टेंडेंसी थोड़ा सा पहले के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यहाँ से साफ देख के पता चल रहा है जब ब्रांचिंग होगा तो कार्बन छोटा होता जाएगा और उसका डिजल्विंग टेंडेंसी बढ़ेगा। PQR में से कौन ज़्यादा होगा, यानी कि तुम बोल सकते हो ब्रांचिंग जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा छोटा हो रहा है आर ग्रुप। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। वाह, ये केस 2 हुआ। फिर देखेंगे केस 3। केस 3 का देखते हैं क्या हाल है। केस 3 में क्या होता है देखते हैं। केस 3 में अगर देखा जाए तो वही एक चीज़ क्या है, जो नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है और सॉल्युबिलिटी के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों? एल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, वो इसलिए तो वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना। तो जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल CH3 CH2OH और एक एग्जाम्पल CH2OH और एक एग्जाम्पल लेंगे CH2OH CHOH और CH2H। ये हमारा A है, ये B है, C है। खुद देखो ये 2 हाइड्रोजन 4 6, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वहाँ पे B में 2 OH है तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होंगे, और लास्ट में जो है 3 OH है तो वो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होंगे। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका पहले तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ऊपर से क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये तीनों का अगर ऑर्डर देखा जाए तो A सबसे लिस्ट है, फिर B और C। यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है एज वेल एज सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। ये तो था हमारा तीसरा वाला प्रॉपर्टीज। और चौथा जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, अच्छा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में से
हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर इफ़ दे विल बी कंज्यूम्ड इंटरनली। तो ये चीज़ तो हमें पता है, एल्कोहल का टॉक्सिक नेचर है, वाह टॉक्सिक नेचर है, और जब हम उसे कंज्यूम करेंगे इंटरनली तो वो टॉक्सिक है। अगर जितने एल्कोहल है हमारे पास, सबका अगर टॉक्सिसिटी लेवल को अगर कंपेयर किया जाए तो जो इथाइल एल्कोहल है, जो इथेनॉल है, वो लेस टॉक्सिक है। इथेनॉल जो है लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक। लेकिन और जो है जैसे मिथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब क्या करते हैं, ब्लाइंडनेस या फिर सीधा ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, डेथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑल्सो। तो ये था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। पहले एल्कोहल करेंगे फिर फिनॉल जाके करेंगे। वाह, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हम पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल अभी खत्म हुआ, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। देखो एल्कोहल जो है तुम अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। एल्कोहल में OH बॉन्ड, यानी कि अभी देखेंगे कि एल्कोहल के OH बॉन्ड ब्रेक होने से कौन से केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। ये CO बॉन्ड ब्रेक होके कौन से बॉन्ड शो कर रहा है, और कंप्लीट मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी हम 3 क्लीवेज ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकेज, और दूसरा वाला क्लीवेज द केमिकल रिएक्शन वेयर द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड वुड टेक्स प्लेस, एंड chemical reaction where complete molecule involved, यानी इसको बोल सकते हो COH एंड CH दोनों बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इतने हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में। वाह, जैसे कि तुम्हें पता है ROH, अगर ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो पता है RO माइनस एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एल्कोहल किस तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और अगर यहाँ पे ले लूँ मैं RCH2OH, ये वाला बॉन्ड अगर हेट्रोलाइसिस हुआ, हेट्रोलाइसिस से क्या बनेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो RCH2 प्लस क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो हम बोलेंगे एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे नेगेटिव। तो जब जो भी केमिकल रिएक्शन में CO बॉन्ड टूटा हो तो हम बोलेंगे वहाँ पे एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम किया है, यानी एल्कोहल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो पहले हम देखेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज से कौन से रिएक्शन, OH बॉन्ड क्लीवेज से कौन से सारे रिएक्शन है। पहला वाला है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ जब भी हम रिएक्ट करेंगे कोई भी मेटल के साथ, जैसे ROH को हम एक मेटल के साथ रिएक्ट किए M, तो ये क्या देगा ROM प्लस हाफ H2, यानी हाइड्रोजन गैस। अब कोई भी चीज़ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो हम बोलेंगे द एल्कोहल पोजेस एसिडिक नेचर, इट पोजेस एसिडिक नेचर। कोई भी सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट होके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता हो तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस का के पास एसिडिक नेचर है। वाह, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे CH3OH को सोडियम के साथ रिएक्ट करो तो ये क्या देगा CH3ONA प्लस हाफ H2। अगर यहाँ पे ले लें CH3CH आइसोप्रोपिल एल्कोहल को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा CH3, इसको 3 बना देंगे CH3CH, यहाँ पे लिखेंगे CH3 ट्वाइस CHO 3 एल्यूमिनियम प्लस H2। निकल रहा है कि नहीं? ये हो गया एल्यूमिनियम
आइसोप्रोपोक्साइड, वाह, ये सोडियम मिथॉक्साइड है। और यहाँ पे अगर टार्ट ब्यूटाइल एल्कोहल को ले लें OH, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करो तो ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, इसको 3 ले लो, वो क्या बना, एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड। देखो इसको हम पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड को एक रिडक्शन वाला प्रोसेस में पढ़ेंगे, MPV रिडक्शन, मेरुइन पॉन्डर भेरली रिडक्शन, इट कैन एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जबकि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड्स को हम पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीडेशन में, जिसमें 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए मैं बनाया यहाँ पे। तो जो कि हमें दिखाता है कि एल्कोहल का एसिडिक नेचर, एल्कोहल सार एक्चुअली देखा जाए तो एल्कोहल्स न्यूट्रल, देखा जाए तो एल्कोहल्स आर न्यूट्रल, बट इट पोजेस स्लाइटली एसिडिक नेचर। क्यों एल्कोहल के पास एसिडिक नेचर इसलिए है क्योंकि ये पोलार नेचर के वजह से, ये पोलार नेचर के वजह से एल्कोहल्स आर एसिडिक। पोलार नेचर से क्या होगा, इट विल गिव RO माइनस, ये ROH है, इट वुड गिव RO माइनस प्लस H प्लस, वाह, तो ये एल्कोक्साइड आयन। अच्छा, देखते हैं क्या होता है जब भी किसी बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, BH और OH माइनस, ये एक बेस है और यहाँ पे वाटर जो है एसिड की तरह एक्ट किया और ये बेस क्या बनाया, कंजुगेट एसिड बनाया, और ये एसिड क्या बना है, कंजुगेट बेस। जब एल्कोक्साइड आयन को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ROH प्लस क्या बन जाता है, OH माइनस। यानी यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन आर गुड बेस, दे आर फॉर्मिंग एल्कोहल, दे आर कंजुगेट एसिड, और यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है अपना कंजुगेट बेस देखें। तो व्हिच शोज दैट कि अगर RO माइनस और HO माइनस के बीच अगर कंपेयर किया जाए, RO माइनस और HO माइनस के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों में से देखो, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे R का जो है प्लस I इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस I इफेक्ट डिस्टेबिलाइजेस नेगेटिव आयन, प्लस I इफेक्ट डिस्टेबिलाइजेस नेगेटिव आयन, और डिस्टेबिलाइजेशन के बदौलत वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, और हम बोल सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन जो है वो मोर बेसिक है, मोर बेसिक है। तो याद रखना, वाटर और ROH में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसका कंजुगेट बेस OH माइनस, ये वीक होगा, और इसका ये वीकर है तो इसका कंजुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग होगा, हो रहा है। एल्कोक्साइड आयन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड रोना इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन होना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्गर है। अगर फिनॉल के साथ कंपेयर करेंगे, फिनॉल के साथ, तो अब आगे जाके पढ़ेंगे फिनॉल इज पोजेसिंग ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन एज कंपेयर टू वाटर, ROH, फिर कौन आता है NH3, फिर एल्काइन, वाह, ये सब ऑर्डर है। तो अभी हम ये दोनों देख रहे हैं, फिर आगे जाके एसिड पढ़ेंगे, एसिड के साथ कंपेयर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे, सल्फोनिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे, हुआ। तो यहाँ से पता चल रहा है इसके पास है। अच्छा, अगर कंपेयर किया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे RCH2OH कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें, RCH2OH, RCHOH, और क्या है
RCOH। यानी खुद बोलो, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। हाँ, अब यहाँ पे हमें देखना है ये तीनों के बीच मोर एसिडिक कौन है, खुद बोलो। यहाँ पे एक R+I, 2 R+I, 3 R। अच्छा, पोलर नेचर को ज़्यादा डिक्रीज कौन कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये तीनों में से 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन मोर एसिडिक, वाह। और इसका हो जाएगा ये लीस्ट एसिडिक इनमें से, वाह। क्योंकि इसका जो ये वाला अल्कोहल आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो कंजुगेट बेस बनाएगा, और ये वाला जो प्रोटॉन रिमूवल के बाद जो कंजुगेट बेस बनाएगा, वो दोनों के बीच अगर हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, देन जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे जो बन रहा हो कंजुगेट बेस, वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, अभी हम देखें प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेबिलाइजेस करता है। तो यहाँ पे अगर एक R ग्रुप डिस्टेबिलाइज करेगा और 3 R ग्रुप डिस्टेबिलाइज करेगा, दोनों के बीच अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पे एक R नेगेटिव को डिस्टेबिलाइज कर रहा है, यहाँ पे 3 डिस्टेबिलाइज कर रहे हैं, यानी ज़्यादा डिस्टेबिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, जबकि यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस हो रहा है। तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो 1 डिग्री वाला ज़्यादा होगा। ये था दो ऑर्डर, वाह। तो जो फर्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, OH बॉन्ड के जो क्लीवेज से कौन से रिएक्शन में, अल्कोहल के कौन से रिएक्शन में जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल कौन से केमिकल रिएक्शन दिखाता है जिसमें इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, उन सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए, उन सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए। क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने से जो स्पीसीज फॉर्म होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और अभी यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला बॉन्ड टूटने से जो स्पीसीज बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटने से सेकेंडरी से जो बन रहा है, ये वाला जो टर्सरी से टूटने से जो बन रहा है, तीनों का स्टेबिलिटी देखें तो कंपैरेटिवली जो 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए तो बोले 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो ये वाला बॉन्ड टूटने से जो भी केमिकल रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटता हो, उसमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो उसमें हमेशा क्या होगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे भी तुम्हें एक मेटल के साथ बोल के दे देता कि हम अगर CH3CH2OH क्वेश्चन है एंड CH3CH3OH और CH3CH3OH, ये तीनों के बीच ये A कंपाउंड है, ये B कंपाउंड है, ये C है ना। अरेंज द कंपाउंड्स in order of their increasing tendency, increasing reactivity with sodium करके बोल दिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो भी रिएक्शन में OH बॉन्ड टूट रहा है उसमें जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये 3 ऑर्डर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ा सा प्लस आई माइनस आई लगा के, तो ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर भी देखते हैं कंपेयर अगर करेंगे, कंपेयर करने को चाहें, जो सपोज यहाँ पे दे दिया CH2OH, फ्लोरीन है, CH3CH2OH, वाह। केस सेकेंड बोलेगा ये P है, ये Q है, ये दोनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, ये दोनों में मोस्ट एसिडिक कौन है। देखो इसमें जो लगा है ये माइनस आई वाला है और ये वाला जो है प्लस आई है, और तुम्हें पता है माइनस आई जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन को स्टेबलाइज करेगा, और ये प्लस आई नेगेटिव चार्ज जो इससे बनेगा उसको डिस्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज होने से जो इसका प्लस आई किस एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। दिस इंक्रीजेस एसिडिक बाय स्टेबलाइजिंग द आयन, दिस डिक्रीजेस एसिडिक बाय डिस्टेबलाइजिंग। तो ये दोनों में से कौन एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, वाह। अगर केस थर्ड यहाँ पे दे दिया होता CH2NO2 CH2OH और दे देता CH2CN CH2OH, ये A है, ये B है। देखो यहाँ पे क्या होता, तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी माइनस आई है, यहाँ पे भी माइनस आई है,
तब हम देखते हैं कि ये दोनों में स्ट्रॉन्गर माइनस आई कौन है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग टेंडेंसी, उसका उतना ही ज़्यादा वो आयन को उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो ये दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा? NO2। तो हम बोलेंगे B इज़ मोर एसिडिक देन A। B इज़ मोर एसिडिक देन A। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, केस 3 का अगर ले लेंगे। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2OH और दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2OH, वाह, और एक दे दिया CH3 CH2OH। ये है R, ये है S, ये है T। इनका अगर ऑर्डर दे देगा, वाह, तो यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होने के बाद, ये नेगेटिव होने के बाद देखो किससे लगा है कार्बन। और तुम्हें पता है sp, sp2, sp3, ये तो पता है ना तुम्हें, s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्डेड sp3 sp, sp2, s कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा और ये लेस माइनस है, सबसे लेस ये तो प्लस आई दिखाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है बाय डिस्टेबलाइजिंग द आयन, व्हेयरएज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ बाय स्टेबलाइजिंग नेगेटिव आयन। ओके, तो ये सबसे लिस्ट होगा T। फिर ये दोनों में माइनस आई इसका स्ट्रॉन्गर है क्योंकि S कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई स्ट्रॉन्गर, तो सबसे ज़्यादा S, फिर क्या होगा R। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो था हमारा एसिडिक नेचर के बारे में, वो ये था हमारा एसिडिक नेचर के बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, OH बॉन्ड रिलेटेड हमारा दूसरा वाला जो है, सपोज हम देखेंगे एस्टेरिफिकेशन। देखेंगे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? जो एसिड जो है, एसिड के साथ हम किसको मिलाएंगे? अल्कोहल को। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या होगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो क्या होगा? RCOOR डेक्स, वाह, एस्टर बनेगा, एस्टर बनेगा और उसके साथ वाटर बनेगा। वाह, यहाँ पे भी तुम देख के बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम चेक करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, फॉर सेम एल्कोहल, एल्कोहल को अगर हम सेम रखें तो ये R ग्रुप छोटा होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? HCOOH, फिर हो जाएगा CH3COOH, फिर हो जाएगा CH3CH2COOH, फिर हो जाएगा CH3CCH3CHCOOH। देखो R ग्रुप जितना छोटा होगा इसमें ये उतना ही जल्दी अटैक कर पाएगा। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल अगर देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, इसमें किसको सेम रखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को सेम रखेंगे। इसमें भी क्या है? R ग्रुप स्मॉल होना चाहिए, तब तो ये रिएक्शन फास्टर होगा। पढ़ चुके हो 12th में। यहाँ पे अगर ये एसिड को अगर फिक्स करें तो उसका अगर टेंडेंसी देखेंगे, CH3OH कैन रिएक्ट फास्टर इन दिस प्रोसेस देन CH3CH2OH देन प्रोपाइल एल्कोहल देन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सो ऑन। हुआ, R ग्रुप छोटा होना चाहिए। उसका अगर हम मैकेनिज्म करने के लिए चाहें तो मैकेनिज्म से साफ पता चलेगा क्यों सर ने ऐसे क्यों लिखे हमको। देखो सपोज मेरे पास RCOOH है, इसको पहले हम प्रोटोनेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मैंने ये किससे आएगा? फ्रॉम एसिड, एसिड से आएगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करने से क्या हो जाएगा बोलो? RCOH। वाह, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। RCO, H जो है यहाँ पे अटैक किया, ये OH। अब ऑक्सीजन खुद सोचो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर अपने पास रखेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा अपने तरफ, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का काम तमाम हो गया, जबकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
यहाँ पे प्लस आ जाने से, यहाँ पे प्लस आ जाने से एल्कोहल जो है, एल्कोहल यहाँ पे और एक एल्कोहल लिए हैं, एल्कोहल का अटैक होगा, एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये किस एटम के थ्रू करेगा? ऑक्सीजन के थ्रू पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये मेरा बन गया RCOH, ये OH यहाँ पे आ जगह O, फिर क्या है हमारा H और फिर R-डेक्स। वाह, अभी देखो इसका प्लस हो गया क्योंकि 2 बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर प्लस। अब ये इसको छोड़ने के लिए चाहेगा, ये छोड़ने से ये सीधा कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ अटैक करने से ये बन जाएगा हमारा RCOH, ये हो गया OH था, ये हमारा हो गया O-R-डेक्स, जबकि यहाँ जो H था वो यहाँ माइग्रेट होगा, यहाँ माइग्रेट होने से ये पॉजिटिव, ये अभी वाटर मॉलिक्यूल खुद बाहर निकलने के लिए चाहेंगे, तो इसमें से क्या बनेगा? RCOH, ये निकल जाने से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया O-R-डेक्स हो गया। तो इसके ऊपर प्लस आने से ये बेचारा ये क्या करेगा? ये इसको देगा, देने से क्या हो जाएगा? इसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीजन हमेशा डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड है, तो ये चाहेगा कि अपने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, उसका H छूटे ना क्यों। तो H है ऐसा प्लस है, और फिर नीचे लगा है OR-डेक्स, ऐसा लगा है वह। फिर अभी क्या हो जाएगा? डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी जो H प्लस है, ये H प्लस ये निकल जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा? RCOOR-डेक्स, यानी एस्टर बना। वाह, क्या बना? एस्टर बना, एस्टर बना। तो एक स्टेप्स में वाटर निकला, एक स्टेप में ये बना। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला, जो रिएक्टिविटी ऑफ एस्टरिफिकेशन है, रिएक्टिविटी ऑफ एस्टरिफिकेशन हम बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। और जितना बड़ा होगा ग्रुप उसका रिएक्टिविटी उतना घटेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे सेम एल्कोहल, इसको अगर फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे छोटा होगा, जब बड़ा होता जाएगा तो उसका रिएक्टिविटी घटता जाएगा, इसलिए जो छोटा है फॉर्मिक एसिड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम केस इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर एल्कोहल। अगर एल्कोहल के केस में तुम देखोगे तो इसको अगर फिक्स बना के रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर फिक्स बना दोगे तो एल्कोहल के केस में देखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड सेम होगा, तब भी क्या है, इसका अगर स्टीरिक हिंड्रेंस या फिर बोलूँ कि आर ग्रुप बढ़ता जाएगा तो हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी घटेगा। वो ये तो था हमारे लिए एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे तुम ले सकते हो, अगर यहाँ पे ले लें CH3COOH प्लस C2H5OH एसिड के प्रेजेंस में, वह हमारे पास दे दिया PHCOOH प्लस CH3CH2OH H प्लस दे दिया, हमारे पास दे देगा CH3CH2COOH प्लस PHOH दे दिया। वाह, यहाँ पे ड्राई HCl भी हम यूज कर सकते हैं। वाह, जैसे एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, यहाँ पे ड्राई HCl, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि वाटर तो निकल रहा है ना। तो अगर तुम एस्टर बनाओगे तो हमेशा देखो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये क्या बन रहा है CH3COOC2H5 बना। वाह, इथाइल एसीटेट बना। फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस, तो क्या बनेगा PHCOOC2H5, इथाइल बेंजोएट बना, इथाइल बेंजोएट बना। ओके, जबकि ये वाला बॉन्ड टूटने से माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा CH3CH2COOPH, फिनाइल प्रोपानोएट। ये तो था हमारे पास एस्टरिफिकेशन में। वाह, एस्टरिफिकेशन का भी ऐसा तुम्हें दे के बोल सकता है MCQ में, 4 एल्कोहल दे देगा या फिर 4 एसिड दे देगा, पूछेगा कि ये चारों में से किसका रेट ज़्यादा होगा। तो अभी जस्ट फिलहाल हम चेक किए, द रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये तो था हमारा सेकेंड वाला। थर्ड देखेंगे हम एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में कैसा हो रहा है? एल्काइलेशन में भी OH बॉन्ड टूटता है। जैसे ROH को हम
डाइएजोमीथेन के साथ ट्रीट करेंगे। किसके साथ? डाइएजोमीथेन CH2N2 और हीट करेंगे तो इसमें ये वाला बॉन्ड इजीली, ये तो एक देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लिव कर जाएगा, ये क्या बन जाएगा ROCH3, यानी क्या बन रहा है? एथर बन रहा। इसका एग्जाम्पल ले लोगे CH3 CH2OH, यहाँ पे अगर CH2N2 दोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे अगर तुम CH2N2 दोगे क्या बनेगा? खुद सोचो, यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2OCH3, यानी मिथाइल इथाइल एथर, क्या बन रहा है? एथर बन रहा है। यहाँ पे CH3 CH2 CH2OCH3 मिथाइल एन प्रोपाइल एथर, तो एल्काइलेशन में भी हो गया। फोर्थ वाला देखेंगे हम एसाइलेशन। फोर्थ वाला देखेंगे एसाइलेशन, यानी देखो यहाँ पे जो जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला वाला रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा वाला एस्टरिफिकेशन, तीसरा वाला एल्काइलेशन, चौथा वाला एसाइलेशन, ये सब में हम देखने के लिए और हमें देखने के लिए मिलेगा कि OH बॉन्ड टूट रहा है, एल्कोहल का OH बॉन्ड टूट के एल्कोहल कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। एसाइलेशन में क्या है? एल्कोहल को अगर हम एसाइल क्लोराइड ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ? एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। पिरिडिन बेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस, तो ये H और ये Cl, ये जो एसिड निकला इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? पिरिडिन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? R-डेक्स CO और ये OR, ये भी क्या फॉर्म हो रहा? एस्टर फॉर्म हो रहा। सिंपल, CH3 CH2OH प्लस मैं ले लूँ CH3 CO Cl, तो ये क्या बनेगा? पिरिडिन के प्रेजेंस में यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा? CH3CO, ये हो गया OCH2CH3, यानी इथाइल एसिटेट हो गया। ये तो था एसाइलेशन। अगर जैसे यहाँ पे एसिलियम आयन का एंट्री हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिलियम आयन, और एसिलियम आयन जो है वो RCO प्लस है, इसलिए इसको क्या बोले? एसाइलेशन। अगर बेंजोइल ग्रुप अटैच होता, बेंजोइलेशन बोलेंगे उसको, और द बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो कमिंग अंडर ए नेम रिएक्शन, दैट इज स्कोटेन-बोमन रिएक्शन। स्कोटेन-बोमन रिएक्शन। वाह, जैसे यहाँ पे अगर बेंजोइलेशन में कौन सा ग्रुप का आएगा? बेंजोइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे मैं बना दूँ ROH प्लस C6H5COCl, वही पिरिडिन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये बेंजोइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, OH कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? C6H5COOR मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे CH3CH2OH प्लस C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, तो HCl तो एलिमिनेट होगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, तो ये हमारा बन गया C6H5CO, फिर O C2H5, यानी इथाइल बेंजोएट। क्या बना? इथाइल बेंजोएट। ये तो था हमारे बेंजोइलेशन। क्या था? बेंजोइलेशन। फिर देखेंगे रिएक्शन विथ एल्काइन। रिएक्शन विथ एल्काइन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ पे मैं क्या करूँ? CH3OH, पहला CH3OH अगर डालूंगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, H यहाँ जाएगा, OCH3 यहाँ, तो ये पहला स्टेप में क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। फिर से अगर मैं CH3OH डालूं तो फिर से क्या होगा? माइनस प्लस, H यहाँ जाके लगेगा, OCH3 यहाँ, यानी कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, यानी OCH3 OCH3, इसको बोलेंगे मिथाइलाल। क्या बोलेंगे? मिथाइलाल। ओके, 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। अगर यहाँ पे इसको बना के क्या करें? देखो यहाँ पे शॉर्टकट पे अगर ऐसे लिख सकते थे हम, शॉर्टकट पे क्या हो जाएगा? 2CH3OH लेने से 2 हाइड्रोजन यहाँ के लग गए और 2 CH3O यहाँ के लग गए,
तो यहाँ पे इसको अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH, यानी जो इथाइल एल्कोहल है उसको 2 बार ट्रीट करेंगे, तो 2 इथाइल एल्कोहल के 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक है पहले से 2 आएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके साथ 2 OC2H5 लिख सकते हैं, OC2H5। इसी तरह से करोगे, वाह, जैसे मैं पहले स्टेप्स में किया, पहला स्टेप्स एक CH3OH, दूसरा दोनों को ऐड कर दिया, वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा 1,1 डाइथॉक्सी इथेन, या फिर इसको बोलते हैं इथाइलाल बोलते हैं। तो ये हमारा छठा रिएक्शन गया, जहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहल का OH बॉन्ड, एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर देखते हैं 7वां वाला, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जिसमें एसिटल कीटल फॉर्म होता है। RCHO पढ़ चुके हो, याद करो 12th में, RDEXOH। तो ये पहले क्या बनाता था, ये टूट जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस, ये प्लस, तो RCOH ORDEX ये था ना, यानी ये हेमी एसिटाल। अब फिर से अगर RDEXOH दे दे तो ये क्या बनता था, याद करो, RCH ORDEX, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल बोलते थे, याद करो, एसिटल। इसमें भी क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं, OH बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं। और कीटोन में भी उसी हिसाब से, अगर एक कीटोन में लूँ CH3COCH3 और 2 बार CH3OH डालूँ तो ये क्या बनाएगा, CH3 क्या बनेगा, COCH3 यानी 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। ये 7वां वाला हुआ। एल्डिहाइड के साथ भी तुम कर सकते हो, बना सकते हो, CH3 CH2 CHO के साथ अगर मैं CH3 CH2OH, वो भी 2 बार है, तो क्या करोगे, इसको सिंपली क्या करोगे, CH3 CH2 CH पकड़ लोगे, O के साथ इसको, वाह, CH लगा के ये हो जाए OC2H5, हो जाएगा OC2H5, यानी तुम बोलोगे सर 1,1 डाइथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। 8वां वाला देखेंगे, कहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहा है। 8वां वाला में हम देखेंगे, 8वें वाले में हम देखेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी क्या होता है देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, क्या है, RMgX। तो चीज़ याद रखना, RMgX इज ए बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन, इट रेडिली एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो इट इज़ ए गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके साथ अगर हम एल्कोहल ट्रीट करें तो एल्कोहल का ये वाला माइनस प्लस है ना, एल्कोहल क्या है, इट इज़ ए प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन डोनर, जैसे एसिड बेस वाला रिएक्शन हो गया, फास्टर हो जाएगा, ये इसको देगा, ये हमेशा यहाँ से टूटता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, RH और MgOH-X। वाह, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, CH3 CH2 MgCl को अगर हम CH3 CH2OH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, CH3 MgBr को अगर हम CH3 CH3OH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। कोई बोलेगा सर फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को अगर आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा। ये एल्कोहल देखिए, डर मत जाना हुआ, एल्कोहल्स इज नोन फॉर डोनेटिंग प्रोटॉन, इट इज ए गुड प्रोटॉन डोनर। जब भी एल्कोहल प्रोटॉन डोनर है, जब भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में आएगा, ये R ग्रुप और O ग्रुप जो भी हो,